एनसीईआरटी पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित बस की यात्रा पाठ नंबर 3 को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। प्यारे बच्चों, बस की यात्रा एक व्यंग पर आधारित लेख है और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। मध्य प्रदेश के रहने वाले हरिशंकर परसाई जी व्यंग लेखककारों में से अग्रणी हैं और इनका व्यंग सटीक है, दिल को चुभने वाला होता है। यहाँ बस की यात्रा के माध्यम से लेखक ने बताया है कि मध्य प्रदेश में बस की कैसी सुविधा रहती है। परिवहन पर एक व्यंग लिखा है इन्होंने और बताया है कि बस का कैसा हिसाब किताब मध्य प्रदेश के अंदर तत्कालीन समय में था। और आज आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मैं यहाँ मौजूद हूँ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, तो देख रहा हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट परिवहन नील के बराबर है। उत्तर प्रदेश में आप जाइए, हर 5 मिनट में एक बस नहीं 2-2 बसें, अच्छी बसें आपको कानपुर से लखनऊ के लिए मिल जाएंगी। 80 किलोमीटर है, एसी बसें मिल जाएंगी, जनरत एक से एक अच्छी बसें मिल जाएंगी, सरकारी बसें हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का हाल मैं अभी भी देख रहा हूँ। मैं ऐसा कमेंट नहीं कर रहा कि मध्य प्रदेश का शासन खराब है या मध्य प्रदेश की पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरा ये कहीं इसका आशय नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश सरकार पर उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन व्यंग चूँकि आया बस की यात्रा, तो उस पर मैं कमेंट कर रहा हूँ कि बस की स्थिति मध्य प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उत्तर प्रदेश में अच्छी है। कारण कुछ भी रहा हो, राजनीतिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है। तो इसी को लेकर के लेखक हरिशंकर परसाई जी ने बस की यात्रा के बारे में लिखा है, जो वसंत भाग 3 में संकलित है, एनसीईआरटी की किताब है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से बस की हालत रहती है। बस ऐसी रहती है, लेखक कहता है कि जैसे इंजन के ऊपर मैं बैठा हूँ और पता नहीं कहाँ रुक जाए। बस चलती जब है तो बस कहती है कि जब पेड़ देखता हूँ तो लेखक घबराने लगता है कि पता नहीं बस कब पेड़ से टकरा जाए। और जब कोई नई बस निकलती है तो कहती है जाओ जाओ, तुम्हारी उम्र अभी है आगे चलने की। कमेंट करता है लेखक। ये व्यंग लेख है और व्यंग लेख में लेखक ने बहुत सटीक ढंग से हमें मैसेज दिया है कि किस तरह से हमें समाज के अंदर और सरकारों को बताया है कि हमें परिवहन व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त रखनी चाहिए। और लेखक का कोई उद्देश्य नहीं है या हमारे जो बताने का तरीका है, हमारा भी कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि गलत संदेश जाए। मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि परिवहन व्यवस्था किसी भी राज्य की हो वो दुरुस्त होनी चाहिए ताकि आवागमन का साधन सुलभ हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान लोग आराम से आ जा सके। इसी के बारे में इन्होंने व्यंग लिखा है। बस की यात्रा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्यकार का लेखन कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी की आत्मा को हर्ट पहुँचे, किसी को चोट पहुँचाना नहीं होता। सामाजिक सुधार, सरकारी सुधार की ओर वो लिखता है लेखक, जिससे कि सुधार आए। उसका कतई उद्देश्य नहीं होता कि किसी को परेशान करे। तो आइए हम आपको बस की यात्रा के बारे में आपको मैंने बताया कि पुरानी बस है, खड़खड़ा बस है, जिसमें कि चलना बहुत मुश्किल है। और कहता है लेखक कि एक गंतव्य स्थान पर पहुंचना लगता शायद मुश्किल है। इससे
है वो इतना डरा हुआ है कि लगता है कि उसे स्वर्ग पहुंचना है, उसको जहाँ जाना है वहाँ न पहुँच के स्वर्ग पहुँचना है। क्यों? बस एक्सीडेंट हो सकती है, बस बिगड़ सकती है और उसमें उसकी जान जा सकती है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों उमड़ आई? देखिए, कंपनी का हिस्सेदार बस की स्थिति जानते हैं, फिर भी बस में यात्रा करने के लिए तैयार हुए हैं। वे जानबूझकर खतरा मोल लेने तैयार हुए, इसलिए उनके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा जाग गई। क्यों? क्योंकि बस बहुत पुरानी है, इसलिए श्रद्धा जाग गई कि कंपनी वाले कैसी पुरानी बस निकाल देते हैं रोड पर और उस पर स्वयं जब चलते हैं तो कितने उनमें मुसीबत मोल लेकर के चलते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? क्योंकि बस बहुत पुरानी थी और बूढ़ी और अनुभवी थी। पिछली घटनाओं से पता चलता है कि बस में बैठे यात्री सही सलामत गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। ये बस यात्रा उनके लिए खतरा साबित हो सकती है। आपको देखना होगा कि साधन कैसा है। यदि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप साधन देखिए, अच्छे साधन से जाइए ताकि आप समय पर अपने गंतव्य स्थान पहुंच सकें। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और इस इंजन के भीतर हम बैठे हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा लेखक को क्यों लगा? यात्रा के दौरान बस के सारे भाग हिल रहे थे, इसलिए लेखक ऐसा महसूस करने लगा कि वे सीट पर बैठे हैं या सीट उनकी गोद में है। इंजन की भी यही स्थिति थी, मतलब बहुत पुरानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में बस थी। इसलिए लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बस ही इंजन है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, अपने आप बस चलती है। गजब हो गया है, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? कंपनी के हिस्सेदार ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, ये बस बहुत अनुभवी है, ये बस आपको गंतव्य स्थान तक ले जाएगी, ये बस अपने आप चलती है, इस बस को उसका अपना रास्ता मालूम है। ये बात सुनकर लेखक हैरान हो गए कि ये कैसे संभव है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि यात्रा के दौरान बस 15-20 मील की रफ्तार से चलने लगी। बस इतना हिलने डुलने लगी कि कहीं वह पेड़ से टकरा न जाए। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। पेड़ कभी भी बाधा पहुंचा सकता है और पेड़ से कभी भी बस टकरा सकती है। पाठ के आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक जिक्र आया है पाठ के अंतर्गत। किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से, कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर आप लिखिए। गतिविधि 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स स्वतंत्र आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और इसी तरह से सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, इसके बारे में गतिविधि नंबर 2, इसको भी आप लिख सकते हैं। लेखक जिस बस से यात्रा करने लगे उसके सारे भाग इतने हिलने डुलने लगे कि एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में
दिखाया गया है कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। उदाहरण, जब बस चलने लगी तो लेखक को ऐसा लगा कि वे सीट पर नहीं बैठे हैं बल्कि सीट उनके ऊपर बैठी है। आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करिए और उनको लिखिए। गतिविधि नंबर 3 आप लिख सकते हैं। बस की आत्मकथा आप लिखना चाहें तो बस की आत्मकथा लिख सकते हैं। किस तरह से लिखना? मैं हूँ एक बस, यात्रियों को गंतव्य तक पहुँचाना मेरा काम है। जब मैं नई थी सभी मुझे पसंद करते थे। यात्रा शुरू करने के पहले टीका लगाते, नारियल फोड़ते, रोज मुझे पानी से नहलाते, समय पर मरम्मत नहीं करवाते। धीरे धीरे समय बीतते देखभाल करना घट रहा है। बड़ी बेदर्दी के साथ व्यवहार करते, मरम्मत के नाम पर हथौड़े से मारते पीटते, मुझ पर इतने लोगों को चढ़ाते कि इतनी भारी बोझ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता और ड्राइवर इतनी तेजी से चलाता कि कभी भी कहीं भी किसी से भी टक्कर खाकर मैं मर सकती हूँ। जब मैं बूढ़ी हो जाती मुझसे काम तो लेते पर मेरी तबीयत का ख्याल नहीं रखती। या आपने ये बस की यात्रा की आत्मकथा पढ़ा। आप इसका सामाजिक सरोकार से जोड़ करके देखें कि किस तरह से मनुष्य जब यौवन लिए हुए होता है तो उसको किस तरह से लोग, जब वो धन कमाता है तो उसके कितने सारे मित्र बन जाते हैं। वही आदमी जब पुराना हो जाता है, कुछ कार्य करने के लिए नहीं रह जाता, तो उससे किस तरह से लोग दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। ये सामाजिक सरोकार है। आप मूल्य आधारित पाठ ये है तो हमें अपने जीवन को उच्च से उच्चतर बनाते रहना चाहिए। मानवीय गुणों को सजेना चाहिए और उनको अपने आप में आत्मसात करना चाहिए। बस से चलना होगा। देखिए, वश मेरे वश में नहीं है। देखिए, बस और वश में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं कि वश होता है अधीनता और बस होता है सवारी का एक साधन। तो इस तरह से आप कर सकती हैं और कार्य कर सकते हैं। आप अपनी जीवन में जो कट्ठे मीठे अनुभवों की जो यात्रा है उसका वर्णन कर सकती हैं। तो बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। तो किसकी रफ्तार हो गई थी? बस की। पाठ के लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न आप कह सकते हैं कि मान लीजिए लेखक को मानवीय सरोकारों से क्या लगाव था? लेखक बस की यात्रा किस संदर्भ में लिखता है? तो आइए, गुणवाचक विशेषण महान आदमी तो महान गुणवाचक है। अनुभवी बस, अनुभवी गुणवाचक विशेषण। बस संज्ञा है ना। हरे भरे पेड़ असहयोग आंदोलन। हरे भरे पेड़, पेड़ कैसे? हरे भरे। तो हरे भरे ये विशेषण है। असहयोग आंदोलन, आंदोलन कैसा? असहयोग। तो ये असहयोग गुणवाचक विशेषण है। तो आपने देखा कि बस की यात्रा में किस तरह से हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग के माध्यम से सरकारी तंत्र को सीख देने का प्रयास किया है। तो आप बस की यात्रा आप पाठ पढ़िए और उसमें जो शब्दार्थ हैं उनको आप लिखिए और जो प्रश्न समझ में ना आए तो आप हमें प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। 7905953504 पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डॉक्टर संतोषीलाल कमल फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी।